हेलो। गुड मॉर्निंग डियर ऑल। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर सुनीता। तो डियर जी, हम लोग आए हैं थर्ड टॉपिक पे। बेसिकली जो कल हम लोगों ने किया था उससे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जब तक कुछ बच्चे और नहीं जुड़ जाते तब तक हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कल पढ़ा क्या था। हमने स्पीशीज के बारे में बात की, जो पहले ही कीस्टोन इंडिकेटर हम पढ़ चुके थे। कल हमने स्टार्ट किया था एंडेमिक स्पीशीज। बेसिकली ये ऐसी प्रजातियां होती हैं जो किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशंस में ही मिले, तो उनको हम लोग एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। अब एंडेमिक स्पीशीज भारत में कहाँ कहाँ है, जैसे कि लाइन टेल्ड मकेक है, बेसिकली एक बंदर है। नीलगिरी थार है, सिलेंडर लोरिस, सिवेट। ये एक ऐसे एंडेमिक स्पीशीज है जो आपको वेस्टर्न घाट वाले रीजन में ही मिलेंगी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेंगे तो जैसे कि रेड रेड पांडा है, फ्लाइंग स्क्वेरल है, पिग्मी हॉग है, सोलो लोरिस है। और हिमालयन रीजन में स्नो लेपर्ड। तो बेसिकली ये इस रीजन के अंदर एंडेमिक है। वेरी गुड मॉर्निंग डियर अंकिता। और महाराष्ट्र में 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक चूहा है जिसका नाम है कुंडाना रेट, वो वहां पर एंडेमिक बना हुआ है। उसके बाद इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के बारे में हमने बात की, तो दो चीज डिफरेंस देखी, एक एलियन स्पीसीज है और एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है। अगर विद इन टेरिटरी, अब जैसे भारत के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कोई स्पीसीज पहुंच रहा है तो उसे हम लोग एलियन स्पीसीज कहेंगे। लेकिन भारत के बाहर से अगर कोई स्पीसीज आ रहा है तो उसे हम लोग इन्वेजिव एलियन स्पीसीज कहेंगे। ऐसी स्पीसीज की खासियत ये होती है कि जहां ये पहुंचते हैं, हो सकता है कि वहां पर जो उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम के अंदर जो टॉप लेवल का प्रेडेटर्स है वो उसको खा ना पाए। मतलब हमने कल एग्जांपल देखा था कि एक खरगोश ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, वहां के जो वुल्फ हैं, भेड़िए जो हैं, उसको खा नहीं पाए क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि चीज क्या थी। तो बेसिकली इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जो है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग इन्वेजिव एलियन स्पीशीज बोल रहे होते हैं। कई गुना हो जाएंगे यहाँ पे क्योंकि उनको मारने वाला तो कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई नेचुरल प्रेडेटर्स अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पे, और होगा तो उसे समझ नहीं आएगा, जैसे वुल्फ वाला केस में हुआ था। तो डेफिनेटली इकोसिस्टम को डैमेज करेंगे। ऐसे में हमने देखा कि भारत के अंदर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को लेकर के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 157 इन्वेजिव एलियन स्पीशीज की लिस्ट बना रखी है। वो सारे काम के नहीं है। जो पर्टिकुलर न्यूज में रहते हैं, जिनका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है, उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ लिस्ट देखी थी, जैसे कि अमेजन सेलफिन कैटफिश, कैसे ये वेस्ट बंगाल में हिलसा जो मछली है उसको इम्पैक्ट डालती है। तो डियर कविता, वेरी गुड मॉर्निंग। ये बड़ा मतलब एक, अगर आप नाम देखो ना तो बहुत ही, 3 गुड मॉर्निंग आए हैं और तीनों कौन कौन है? सुनीता, अंकिता एंड कविता। मतलब थोड़ा यूनिक सा है क्योंकि तीनों के नाम में 6 वर्ड्स हैं। 6, ये 4 हैं लेकिन 6 वर्ड्स हैं तीनों के नाम में। वाह, ये भी सुबह सुबह का अलग से कनेक्टिविटी होगी। फिर है एक लांताना का मेरा, यूकेलिप्टिस वेटल प्लांट, जो कि ग्राउंड वाटर लेवल को नीचे कर देते हैं। फिर उसके बाद प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, गुजरात में ग्रासलैंड है जिसका नाम बन्नी ग्रासलैंड्स, वहां के इकोसिस्टम को इसने डैमेज किया। फिर हमने पढ़ा था कैशिया, फिर वाटर हायासिंथ, कॉटन मिली बल्ग। ये कुछ नाम है। 157 इन्वेसिव एलियन स्पीसीज डाटा प्रिपेयर हो चुका है। फिर हमने बात की थी फ्लैक्सिक स्पीसीज की। ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ना ही एग्जाम में पूछा जाता है, बस इतना ध्यान रखना है अपने को कि थोड़ा सा मेंटेन करना गले की वजह से। तो डियर अजय, वेरी गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट जिस जानवर की, जिस एनिमल की प्रमोशंस कर रही होती है, समझ जाइए वो फ्लैगशिप स्पीसीज है। ज्यादा कुछ खास होता नहीं है, बस गवर्नमेंट ये दिखाती है कि हमारे यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये जिसे हम लोग एक तरीके से सेलिब्रिटी स्पीसीज भी कह सकते हैं। तो
मोनी वेरी गुड मॉर्निंग, एंड रवि वर्मा वेरी गुड मॉर्निंग। तो जितने भी गवर्नमेंट होते हैं उसमें जो जानवर है समझ जाओ ये फ्लेक्सिव स्पीसीज है। फिर आती हैं अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होती है जो पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम को बचाने के लिए लाई जाती है। अब मुझे एक पर्टिकुलर इलाका या एक पर्टिकुलर टेरिटरी को बचाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पर एक पर्टिकुलर जानवर को जो है वो उस स्पीसीज को जो है वहां पर ले आऊंगा। इससे क्या होगा कि वो एक बड़े एरिया को जो है वो प्रोटेक्ट कर देगी। मतलब जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि अगर एक टाइगर है तो आप समझिए कि 60 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है उस टाइगर को चाहिए अपने सर्वाइविंग कंडीशंस के लिए। तो उसका मतलब है कि 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपका प्रोटेक्ट हो गया। और अगर आपको 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया प्रोटेक्ट करना है तो ऐसे 5 टाइगर रख दो, काम खत्म हो गया, वो पूरा का पूरा इलाका प्रोटेक्टेड। तो अम्ब्रेला स्पीशीज जो है बकायदा हम किसी भी स्पीशीज को कंजर्वेशन कर रहे हैं, प्लस उस पूरे के पूरे टेरिटरी को हम लोग कंजर्व करना चाहते हैं। कंजर्व मतलब संरक्षित रखना चाहते हैं, उसे हरा भरा रखना चाहते हैं, उसे खुशहाल रखना चाहते हैं, उसे आबाद रखना चाहते हैं इस पूरे पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से। तो जब सरकारें किसी एक स्पीसीज को बचाने की कोशिश करें तो आप समझिए कि ये प्रजाति जो है अम्ब्रेला स्पीसीज है। तो स्पीसीज की तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिया था। उसके बाद दो डिफरेंसेस नेशनल पार्क और बायोस्फीयर के देखे थे, और आखिरी में इकोसिस्टम को हमने जस्ट स्टार्ट ही किया था कि आर्थर टेंसले नाम के एक व्यक्ति ने इस इकोसिस्टम के बारे में बात की थी। बाकायदा हम इकोसिस्टम कहते हैं जिसमें एक बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साथ देते हैं जो लिविंग में नहीं आते वो, तो इन दोनों को मिलाकर के जो सिस्टम तैयार होता है उनको ही हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था इस रूम का। इस रूम में लिविंग एंटिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो मैं हूं, जो ये दिख रहा है। लेकिन इस रूम के अंदर बाकी सारी चीजें जो है, लाइट हो गया, बोर्ड हो गया, टीवी हो गया, माउस हो गया, पेन हो गया जिस पेन से हम लोग लिखेंगे, पेन हो गया, बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, ये सारी चीजें जो हैं ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आकर के ना ऐसे पढ़ाने लग जाऊं और आप लोगों तक मेरे जो लेक्चर है वो पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए सर टीवी चाहिए होगा, मतलब एक स्क्रीन चाहिए होगी, स्क्रीन नहीं चाहिए होगी तो बोर्ड चाहिए होगा, बोर्ड पे लिखने के लिए मार्कर चाहिए होगा, कम से कम आप तक पहुंचने के लिए एक कैमरा चाहिए होगा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए होगी। तो आप देखिए कि अकेला मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए जब इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, इन जब सारी चीजों की जब स्टडी की जाती है तो वही इकोसिस्टम के अंदर आती है। इस बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में, सॉरी, इस बायोटिक कंपोनेंट्स में जब हम जाते हैं तो बेसिकली तीन चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एक वो होता है जो प्रोड्यूसर होता है, यानी जो उत्पादक होता है, जो चीजें पैदा करेगा। एक बात बताओ, जब खाना ही नहीं आएगा तो कोई दूसरी चीज आ पाएंगे? अब सुबह सुबह आप लोग भी लेक्चर के लिए आ गए, मैं भी आ गया, हालांकि मैं खाना खा के नहीं आया हूँ, सिर्फ चाय पी के आया हूँ। लेकिन समझिए कि अगर वो ना होता तो एनर्जी कैसे मिलती? चाय के अंदर जो है हम लोग चीनी डालते हैं, चीनी, शुगर जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। सुमन जी वेरी गुड मॉर्निंग। चीनी इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो उस चाय पत्ती के अंदर जो है टैनिन, कैफीन होता है, वो भी आपका स्टिमुलेटिंग एजेंट होता है, वो भी ऊर्जा इमीडिएटली देता है। तो देखिए थोड़ी देर के लिए तो एनर्जी आ ही जाएगी। अगर वही ना होगा, प्रोड्यूसिंग ही कैपेसिटी नहीं होगी, तो डेफिनेटली मैं यहाँ नहीं हूँगा। लेकिन आपको ये समझना है कि जब हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स की बात करेंगे तो इसमें इंसान नहीं आएंगे, मतलब इंसानों को काउंट करके नहीं चलना है। ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, बट इंसान इन तीनों की किसी कैटेगरी में नहीं फिट होंगे। क्यों? क्योंकि इंसान जो एक अलग से स्पीशीज है, इंसानों का एक अलग से सिस्टम चलता है। यहाँ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर मतलब मैं एनवायरनमेंट के हिसाब से कह रहा हूँ। तो बेटा जी ये तीनों जो हैं ये बायोटिक हैं, और बाकी जो बच गए वो एबायोटिक है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोड्यूसर्स पे चर्चा कर लेते हैं। सर जब हम प्रोड्यूसर्स पे बात करेंगे तो ये वो चीज हैं जो अपना खाना बनाती। इस प्रोड्यूसर्स में आओगे तो मुझे दो चीजें सर पढ़ने को मिलेंगी। एक मिलेंगी मुझे फोटोसिंथेसिस, और एक मुझे मिलेगी केमोसिंथेसिस। एक फोटोसिंथेसिस है
और एक केमोसिंथेसिस है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों ही क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सर गुड मॉर्निंग, अभी बैच परचेज किया है। महेश यादव जी वेरी गुड मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं, आओ बैठो, डाउट हो तो बताओ। और अगर अभी बैच परचेज किया है, पहली ही क्लास है, तो एनवायरनमेंट की 2 क्लास हो चुकी है, आप वो देख ले और लगे कि भाई ये मैं समझ पा रहा हूँ जो आप समझा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मेरे हिसाब से बैठे रहो। अब देखो, प्रोड्यूसर जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है स्वयं से, ट्रॉप्स का मतलब होता है खाना। जो खुद से ही खाना बना ले, स्वयं पोषित जिसे कहते हैं, खुद से ही पोषित होते हैं, तो उनको ही हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, स्वयं पोषित बोलते हैं, जो कि बेसिकली उत्पादक है। इसके अंदर 2 चीजें काम करती हैं, एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस काम करती है, कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस की काम करती है। देखो समझो, मुझे पता है कि एक प्लांट है, ये आप लोग जब छोटे थे तो एनवायरनमेंट की या साइंस की किताब में ये पढ़ चुके हैं। अब जैसे कि ये है कि नहीं? अब सर ये प्लांट जो है, ये क्या करता है? सन की प्रेजेंस के अंदर अपनी एनर्जी बनाता है। बोलो हाँ या ना? सन की प्रेजेंस में अपनी एनर्जी बनाता था। यहाँ इसकी जड़ें हैं, और इन जड़ों के अंदर जाएगा पानी, एनवायरनमेंट से लेंगे ये CO2, यही तो होगा ना? और अब बताओ क्या बनेगा? हम लोग क्या पढ़ते थे? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई एम न्यू स्टूडेंट, आज ही ज्वाइन किया है। वेरी वेलकम डियर कविता, आई होप यू विल एंजॉय द सेशन। राम राम जी राजेश, अगर कोई डाउट हो तो बच्चे बताना, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि एनवायरनमेंट की तीसरी क्लास है, इससे पहले 2 क्लासेस एनवायरनमेंट की हो चुकी हैं। अगर आप वो क्लास देख लें तो आई थिंक ठीक रहेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो जो मैं समझा रहा हूँ इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं है, हम बहुत छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सब जब एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड होगा और जब H2O ये नीचे से लेगा, तो सन की प्रेजेंस में क्या होगा? CO2 हो गया, CO2 के साथ आपने H2O ले लिया। यहाँ पर किसकी प्रेजेंस है? यहाँ पर सन की प्रेजेंस है, सूर्य बाबा है। तो इससे क्या होगा कि ये जो पौधा है सर, ये क्या होगा? अपनी अपना खाना खुद बनाएगा। और जब ये CO2 और H2O मिलते थे तो क्या बनता था डियर जी? अगर आपको याद हो तो सर, कार्बोहाइड्रेट्स बनते थे, जिसे मैं शुगर भी बोल देता था। और ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते थे सर? ये कार्बोहाइड्रेट्स हुआ करते थे हमारे C6H12O6। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? C6H12O6 प्लस 6O2। तो हमारे काम की ये चीज, ये जो है इसको आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं, और इसको ही आप लोग शुगर बोल सकते हैं। और मैं शुगर की ही बात कर रहा था, एनर्जी देता है। तो देखिए ये है एनर्जी। अब ये बताइए इस प्लांट ने अपना खाना कैसे बनाया? आप कहोगे सर सन की प्रेजेंस में। इसका मतलब है कि इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए सर सूर्य की ऊर्जा, मतलब सूर्य की लाइट। सूर्य की लाइट यानी फोटोन। फोटोन का मतलब होता है जो लाइट जो सन की तरफ से आ रही है, सर उसे हम फोटोन भी बोलते हैं। साइंस में आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा। तो ये जो फोटोन है उसकी प्रेजेंस में जब एक प्लांट खाना बनाता है, उसको हम सर फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन अगर फोटोन नहीं है, सूर्य की एनर्जी नहीं है, उसकी एब्सेंस में जो खाना बनेगा ना सर, वो होगा केमोसिंथेसिस। मतलब केमोसिंथेसिस यानी सर इसमें केमिकल रिएक्शंस होगा, यानी प्रेजेंस ऑफ सन, एब्सेंस ऑफ सन, सूर्य की उपस्थिति में जो प्रक्रिया होती है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और सूर्य की अनुपस्थिति में जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कीमोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन दोनों में ही ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी ये खुद ही बना खाना बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता है। अब समझिएगा सर, ये है महासागर या सागर, और ये महासागरों का है बॉटम। सर इस बॉटम में आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो है एक ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है, इसे हम कहते हैं वोल्केनो, वोल्केनिक वेंट, यानी एक ज्वालामुखी है सर।
लेकिन ये ज्वालामुखी बाहर नहीं है, ये ज्वालामुखी अंदर की ही तरफ फट रहा है, यानी ये पानी के नीचे ही है। तो सर जब ज्वालामुखी फटेगा ना तो इससे ना कुछ गैसेस भी निकलती हैं बाहर, और इस गैसेस में एक गैस होती है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर सर कुछ होते हैं जीव, अब यहाँ पर इसी ज्वालामुखी के साथ साथ कुछ जीव होते हैं। अब एक बात बताइए कि ये जीव कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है क्या वो अंदर की तरफ आ पाएगी, पानी में बहुत गहरे जा पाएगी? आप कहोगे सर दो चीजें होती है पानी की, अगर एक समुद्री हिस्सा है, जैसे एक सतह होगा जहां सूर्य की रोशनी आ पाएगी, लेकिन समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा हो सकता है दूसरे हिस्से में लाइट पहुंच ही ना पाए, यानी बहुत गहरे में जा नहीं पाए। जहां लाइट जा पा रही है उसे हम लोग कहते हैं फोटिक जोन। फोटिक जोन का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र या ऐसा इलाका या ऐसा पॉइंट जहां तक सन की रेस जा पाएगी, क्योंकि समुद्र काफी गहरे होते हैं। और जहां नहीं जा पा रही है उसे हम कहते हैं एफोटिक जोन। क्या एफोटिक जोन के अंदर जीव सरवाइव कर पा सकते हैं, मतलब जो समुद्र के जो जीव होते हैं क्या वो जिंदा रह पाएंगे? तो आप कहेंगे सर इसी एफोटिक जोन के अंदर ही ये प्रक्रिया होती है, सूर्य की एनर्जी तो वहां पहुंच नहीं पा रही है, सन की रेस पहुंच नहीं पा रही है, जब ये नहीं पहुंच पा रही तो खाना तो बनाना है ना। तो अब ये बताइए कि इस प्लांट को क्या CO2 मिल गया? आप कहोगे सर ये जो पानी है ना, ये पानी समुद्र का, एक्चुअली इसमें CO2 डिजोल्व्ड, घुला हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है। अब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, कोई भी चीज जो सड़ रही है CO2 रिलीज करती है, जो इंडस्ट्री हमारी है CO2 रिलीज करती है। कहने का मतलब है कि इस टाइम पे एनवायरनमेंट के अंदर हर सेकंड के अंदर क्या ऐड होता है? CO2। तो ये CO2 कहाँ जाता है? ये CO2 दो जगह जाता है, एक जाता है समुद्रों में और एक जाता है जंगलों में। अगर समुद्र और जंगल और खासकर हम आजकल जंगलों को काट रहे हैं, तो जंगलों को कटने का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर जो CO2 है वो ज्यादा समय तक एनवायरनमेंट में बना रहेगा, और अगर CO2 ज्यादा समय तक एनवायरनमेंट में बना रहा, इसको कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है एक ऐसी गैस जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। तो आप समझिए कि अगर जंगल कट गए तो CO2 को लेने की जो कैपेसिटी है वो नहीं रह पाएगी, तो इनको हम कहते हैं कार्बन सिंक। सिंक मतलब जहां पर ये जाकर के बैठती है। तो CO2 दो जगह जाके बैठती है, एक समुद्रों के अंदर और एक जंगलों में। लेकिन CO2 जिस हिसाब से जा रहा है, पानी के अंदर जितना ज्यादा CO2 अगर डिजोल्व हो जाए तो ये पानी जो है वो एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस पानी के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, और खासकर जो हड्डी वाले जीव हैं, उनकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, और उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो सर भविष्य में अगर यही चीज चलती रही, ऐसा ही चलता रहा, तो ये संभावना है कि इनमें वो जीव नहीं जिंदा रह पाएंगे जिनमें हड्डियां होती हैं, इनमें सिर्फ वही जिंदा रह पाएंगे जिनमें हड्डियां नहीं रहती। ठीक है, अब समझ में आ गया CO2 कहां से आया? तो डिजोल्व है, वो घुला हुआ है, और पानी है ही। बेटा CO2 हो गया, H2O हो गया, और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो, H2S ले लो। तो किसकी एब्सेंस में? सन की एब्सेंस में, यहां सूर्य है ही नहीं। अब क्या होगा सर? जैसे ही इसका केमिकल रिएक्शन होगा, ये फिर से क्या बन रहे हैं? ये लो, आई थिंक यही तो चाहिए हमें, यही तो कार्बोहाइड्रेट्स है, और कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है खाना। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, यस और नो? तो आप देखिएगा यहां पर भी कार्बोहाइड्रेट्स बन गए और यहां पर भी कार्बोहाइड्रेट्स बन गए, बस दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि एक के लिए सूर्य चाहिए और एक के लिए सूर्य नहीं चाहिए। लेकिन इसको जिंदा रहने के लिए बकायदा एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, कोई ज्वालामुखी फट रहा है, क्योंकि अगर कोई ज्वालामुखी नहीं फटेगा तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर केमोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो ये डिफरेंस है आपका फोटोसिंथेसिस में और केमोसिंथेसिस में। यहां तक बच्चा किसी को डाउट हो तो बताओ।
फोटोसिंथेसिस में और केमोसिंथेसिस में कोई डाउट है तो बताइए। सब क्लियर? चलो, पहला पॉइंट क्या था, प्रोड्यूसर्स, ये हमारा डन हो गया। अब आ जाओ कंज्यूमर्स पे। जिस तरह से प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स थे, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जो खुद खाना बनाते हैं, इसी तरह से जो कंज्यूमर्स हैं बेटा वो हीटरोट्रॉप्स हैं। हीटरोट्रॉप्स मतलब वो लोग जो खुद खाना नहीं बना सकते, बकायदा ये किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं हीटरोट्रॉप्स। दिस इज द कंज्यूमर। अच्छा, अब कहानी देखिएगा कुछ इस तरीके से। सर मुझे एक पिरामिड देखने को मिलेगा। इस पिरामिड में जो सबसे नीचे होता है, सॉरी, 1 2 3 4 और 5, अब जो सबसे नीचे है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी जिसने खाना बनाया। और इस खाने को खाने वाला जो व्यक्ति होगा, जो भी पर्सन होगा, जो भी जीव होगा, उसे हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी यानी प्राथमिक। सर सी के अंदर वोल्केनो एक्टिव हो सकता है? बिल्कुल एक्टिव हो सकता है मोनी, क्यों नहीं हो सकता? ओशनोलॉजी के अंदर बकायदा एक टॉपिक है जिसमें हम ओशियन फ्लोर के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो नहीं, क्योंकि अब आपका ये टॉपिक खत्म कर दिया गया, पहले पढ़ते थे कि उसके नीचे जो है आपको वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती। अगर वो एक एक्टिविटी नहीं होती तो ये जो इंडिया और अफ्रीका है, ये दोनों एक होते, अलग नहीं होते। ये अलग ही हुए हैं नीचे से जो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से। इस प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? सर सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको टर्शियरी कंज्यूमर, और इसको इसको क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। दूसरे पे डिपेंडेंट। तो प्रोड्यूसर तो हमें समझ में आ गया सर, ये कोई प्लांट। अब एक बात बताओ बेटा, प्लांट को कौन खाएगा? सर प्लांट को बहुत हद तक संभावना है कि कोई जीव खाएगा, लाइक जैसे गाय भैंस हो गया, या फिर हिरन हो गई, ये खाएंगे, हाँ या ना? और इस डियर को कौन खाएगा? सेकेंडरी प्रोड्यूसर में किसे लेकर के आओगे? सर इस डियर को मोस्ट प्रोबेबली वोल्फ खाएगा। तो प्रोड्यूसर्स में तो प्लांट हो गया, कोई पौधा होगा, इसको कैटल खाएगा या डियर खाएगा, डियर को वुल्फ खाएगा, वुल्फ को लेपर्ड खाएगा, हाँ या ना? और आखिरी में टाइगर ले आओ से ऊपर। तो टाइगर हो गया आपका टॉप लेवल का प्रेडेटर्स, बोलो हाँ या ना? टॉप लेवल प्रेडेटर्स। आप जी ये बात बता सकते हो क्या कि इन चारों में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर में, इन चारों में सबसे ज्यादा खाना कौन खाएगा? सोच के बताओ, इन चारों में सबसे ज्यादा खाना कौन खाएगा? हम लोग एनर्जी फ्लो, मतलब सर, मतलब ये कि अगर प्रोड्यूसर्स है, लाइक जैसे प्लांट है, इस प्लांट की मान के चलो ऊर्जा 100% की है, 100%। तो जब हिरन प्लांट को खाएगा तो इसकी ऊर्जा का सिर्फ 10% ही डियर तक पहुंच पाएगा। तो एक बात बताओ, क्या हिरन को ज्यादा प्लांट नहीं खाना पड़ेगा ताकि वो 100% ऊर्जा गेन कर सके? सोच के देखो भाई, जैसे कि मान के चलो एक पौधा है, उस पौधे के अंदर ऊर्जा है, उसने खुद बना ली। उस ऊर्जा को, मतलब जब उस प्लांट को एक हिरन ने खाया तो उस प्लांट का सिर्फ 10% ही ले पाया वो, उसकी ऊर्जा का।
बिल्कुल एग्जैक्टली, रवि वर्मा सबसे ज्यादा खाना खाएगा टाइगर। उसकी ऊर्जा का कितना परसेंट ले पाया? सिर्फ 10%। अब ये बताओ कि 100% एनर्जी पाने के लिए हिरन को कितना खाना पड़ेगा? इस ऐसे सर इसे 10 प्लांट खाने पड़ेंगे तो जाकर के इसके पास 100% की एनर्जी आएगी। बोलो हाँ या ना? इसी तरीके से जब डियर से ऊपर की तरफ आप चलोगे तो वुल्फ पे परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 1%। वुल्फ पे हो जाएगी परसेंटेज 1। इसका मतलब है कि वुल्फ को बहुत सारे डियर खाने पड़ेंगे, और वुल्फ से ऊपर जब चलोगे तो ये हो जाएगा 0.1%, और इससे ऊपर चलोगे तो 0.01%। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एनर्जी फ्लो है वो कितने परसेंट कम होता जा रहा है? वो 10% कम होता जाता है ऊपर के साथ ही। अब ये बताओ, ये जो जीव आप देख रहे हैं जमीन पे है या पानी पे? तो ये तो जमीन पे है, तो इसका मतलब है कि ये जो इकोसिस्टम है, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ तो इकोसिस्टम रहे ना। तो सर ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में दो चीजें हैं। इस इकोसिस्टम में एक तो जमीन है जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल बोल देते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और इसी इकोसिस्टम में सर एक है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक यानी जिसमें हम पानी के बारे में बात करेंगे। जो पानी के अंदर जीव होते हैं उनमें भी तो एनर्जी फ्लो होगा ना। एक बहुत फेमस लॉ है जिसे कहते हैं लिंड्समैन लॉ। लिंडमैन का कानून। ये लिंडमैन का कानून क्या है? लिंडमैन का नियम क्या है? वो ये कहता है कि अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जो आप इस फिगर में देख रहे हो, तो यहां पर एनर्जी फ्लो 10% होगी ऊपर की तरफ, परसेंट लेस होगी। और अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो हो सकता है ये 14% से 15% एनर्जी फ्लो हो ऊपर की तरफ। ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज ही कहलाता है लिंड्समैन लॉ। तो इसका मतलब साफ है सर, ये जो टाइगर है, इस टाइगर को सबसे ज्यादा खाना खाना पड़ेगा, और यही वजह है कि ये पूरे इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा मेंटेन करके रखेगा। और हमने पिछले सेशंस में पढ़ लिया, टाइगर खत्म, पूरा का पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाना है। और उसके लिए मैंने आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया था। यहां तक कि कहानी डियर जी हो गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी? नहीं सर, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो एक बात आपको ना इस फ्लो चार्ट से या इस फिगर से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि अगर इस पृथ्वी का इकोसिस्टम मेंटेन करना है तो आपको कहां रुक जाना पड़ेगा? आपको रुक जाना पड़ेगा इस लेवल पे, यानी इस लेवल से ऊपर नहीं जाना। इस लेवल से ऊपर जाने का मतलब होता है कि ये जो लोग होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कार्निवर्स होते हैं या हर्बीवर्स होते हैं? सोचो, जिसे आप लोग कहते हैं मांसाहारी या फिर शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब होता है हर्बीवोर्स। तो इसका मतलब है कि जो डियर है उसको मैं किस कैटेगरी में लेकर के आऊंगा? हर्बीवोर्स की कैटेगरी में लेके आऊंगा। हर्बीवोर्स का मतलब होता है जो शाकाहारी होते हैं। लेकिन वहीं पे जब इनकी बात करोगे, वुल्फ, लेपर्ड, टाइगर की, ये जो होते हैं इनको हम मांसाहारी कहते हैं, यानी ये कार्निवोर्स हो गए। मांस जो खाते हैं। तो डियर जी, अगर आपको इस पृथ्वी का इकोसिस्टम बनाए रखना है तो आपको यहीं पे रुक जाना चाहिए। यहीं पे रुक जाने का मतलब होता है कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसका मतलब है कि आप एक ठीक ठाक एनर्जी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप यहां पहुंच गए, यानी अगर आप मांसाहारी हैं, मान के चलो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो मांसाहारी है, तो सीधी सी बात है कि वो बहुत ज्यादा ऊर्जा ले रहा है। मतलब जो जो मांस खा रहा है वो, उसको उसका 10% ही पहुंच पाएगा। 10% पहुंच पाएगा तो इसका मतलब एनर्जी लेने के लिए उसे उसे मल्टीपल खाना पड़ेगा। मल्टीपल खाने का मतलब है कि पूरे इकोसिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि 10% एनर्जी फ्लो होता है तो ज्यादा जीव खाए जाएंगे, और जब ज्यादा जीव खा जाएंगे तो सर फिर भी वो इकोसिस्टम को डैमेज ही करता है। अगर आपको इकोसिस्टम को बहुत बेस्ट करना है
तो आपको वेज होना चाहिए, यानी आप सिर्फ शाकाहारी हो, मांसाहारी ना हो। यही वजह है कि आप देखेंगे टीवी वगैरह पे ऐड आती रहती है कि भाई शाकाहारी होइए, वीगन होइए, वेजिटेबल्स खाइए, सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें जो मतलब मांसाहारी ना हो, मांस वाले कोई भी प्रोडक्ट्स जो है उसको बैन कीजिए, सिर्फ वीगन की तरफ जाइए, सिर्फ वेज ही होइए, आप नॉन वेज की तरफ बिल्कुल मत जाइए। क्यों? क्योंकि सर वो यही कहना चाह रहे हैं कि बेटा एनर्जी फ्लो बहुत कम है और ये एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम को डैमेज कर देती है। यही वजह है कि टाइगर को बहुत खाना पड़ता है और इसके लिए उसे बहुत सारे जीवों को मारना पड़ेगा। कहानी समझ में आ गई? सुनीता जांगड़ा जी वेरी गुड मॉर्निंग, रवि वर्मा बहुत बढ़िया। तो अब आप कहोगे कि सर एग्जामिनर सवाल क्या पूछेगा? बेटा सवाल यही पूछेगा ना कि एनर्जी फ्लो कितना होता है, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक। अब वो कह देगा कि मान के चलो कि प्राइमरी कंज्यूमर जो है उसके पास 100% की ऊर्जा है, तो बताइए टर्जरी या जो टर्जरी कंज्यूमर्स है उस तक पहुंचते पहुंचते बताइए कितना हो जाएगा। तो फिर अगर ये जमीन पे है तो 10% का फॉर्मूला लगा लो, पानी में है तो 14 या 15%, बेसिकली 14% होता, तो 14% का फॉर्मूला लगा लो, कहानी खत्म। तो वो सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। बाकी टाइगर वाला जो कंसेप्ट है वो मैं पहले बता चुका हूँ, टॉप लेवल प्रेडेटर्स की। कहानी खत्म होगी यहाँ तक की? जी सर। अब बेटा एक बात बताओ, मरेंगे तो ये कैटल देखो हर कोई डेड हो जाएगा, मर जाएगा। अब जैसे कि टाइगर है वो भी मर गया, ये लो, टाइगर है वो भी मर गया, तो लेपर्ड है वो भी मर गया। मतलब अगर आप देखेंगे तो हर लेवल पे अगर चीजें खत्म हो रही हैं तो वो अल्टीमेटली जमीन में जाकर के ही तो मिल जाती। जमीन में जाकर के मिल जाने का मतलब है कि सर वो ह्यूमस बन जाता। और आप लोग एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में पढ़ते होंगे कि जो मिट्टी है, इस मिट्टी के सबसे ऊपर की तरफ आपको ह्यूमस मिलेंगे। तो ह्यूमस का मतलब क्या होता है? सरसर जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो पत्ते वगैरह होते हैं जिनको हम फॉसिल्स या जीवाश्म कहते हैं, उनके गलने सड़ने से मिट्टी के ऊपर जो लेयर तैयार होती है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, ये ह्यूमस अपने आप तैयार हो जाता है क्या? कोई जीव है जैसे मर गया, अब जैसे कि टाइगर जो है वो मर गया, अब टाइगर मर गया है तो टाइगर अल्टीमेटली उसका जो मांस है वो इस जमीन के अंदर चला गया। कैसे गया? अपने आप तो नहीं गया। तो सर उस मांस को किसी ने तो खाया ही होगा। उस मांस को जिसने खाया है उसी को हम लोग कहते हैं डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स, समझ में आ गई कहानी? अब हम तीसरे लेवल पे बात करेंगे। प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया। थर्ड लेवल पे जब हम आते हैं तो सर उसे हम लोग कहते हैं डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स कह लीजिए या फिर इसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर्स। इस डिकम्पोजर्स में जब हम जाएंगे तो सबसे पहली जो चीज मिलेगी वो मिलेगी मुझे सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है कि सर वो लोग या वो जीव या वो पॉइंट तो किसी सड़ी चीजों को, गली सड़ी चीजों को खत्म करते हैं। बेटा एक बात बताओ, हम लोग कई बार देखते हैं कि आते जाते कोई कुत्ता जो है वो मर गया है, काफी ज्यादा सड़ांध करता है, काफी ज्यादा स्मेल करता है, उस रीजन से, उस जगह से, उस रास्ते से हो सकता है कि आना जाना बड़ा मुश्किल हो। अगर आ भी जा रहे हो तो कपड़ा मुंह पे रख करके रखना होता है। लेकिन आप देखेंगे कुछ दिन के बाद जो, अच्छा मांस कोई उठा नहीं रहा, आप देखेंगे कुछ दिन के बाद जो है वो कुत्ता के सिर्फ है अस्थि पिंजर बचते रहते हैं, मांस जो है वो खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि उसका जो मांस खाया गया है, जिन जीवों के द्वारा खाया गया है, उनको हम किस कैटेगरी में लेकर के आते हैं? डेट्रीवोर्स में। उस डेट्रीवोर्स में भी जो रियल डेट्रीवोर्स होते हैं उसे हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं। इस सेप्रोफाइट्स में कौन को किस किस की कैटेगरी आती है? सर इसमें बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो इसका मतलब उस कुत्ते का मांस हो सकता है कि बैक्टीरिया ने खा लिया हो। क्लियर? हो सकता है सर बैक्टीरिया ना हो तो ईस्ट हो, जो कीनीकरण में वगैरह में यूज होता है। ईस्ट ना हो तो सर ये हो सकता है फंगस हो। तो उसका मतलब बैक्टीरिया है। क्लियर? जी सर। उसके बाद ईस्ट है। क्लियर? क्लियर। उसके बाद सर फंगस है। क्लियर? क्लियर। उसके बाद सर एक मशरूम भी होता है। मशरूम भी जो है वो भी एक फंगस की कैटेगरी की तरफ ही चला जाता है। मशरूम्स और मोल्ड्स, ये सारे के सारे डियर जी होते हैं सेप्रोफाइट्स। मतलब चीजों, जो चीज गल सड़ रही है, मतलब कोई भी जीव है उसके मांस को पूरी तरीके से खत्म करने का काम जो है इनका काम होगा। तो एक बात बताओ
क्या सेप्रोफाइट्स के अंदर वायरस है? अब आप कहोगे कि सर एग्जामिनर सवाल कैसे पूछेगा? देखो, बैक्टीरिया ऑप्शन में दे दिया, ईस्ट ऑप्शन में दे दिया, फंगस ऑप्शन में दे दिया, और मान के चलो उसने ऑप्शन में दे दिया आपको वायरस, और वो बोलेगा आपको बताइए इसमें से कौन सेप्रोफाइट्स नहीं है, या इसमें से कौन डेट्रीवोर्स नहीं है। तो आंसर अब साफ है कि वायरस डेट्रीवोर्स नहीं है, कर दो इसे। बाकी सब के सब क्या है? सेप्रोफाइट्स है। सर ये तो हो गए ट्रू, वास्तविक सेप्रोफाइट्स तो होते हैं वो ये होते हैं। और कुछ बच्चे ये कहते हैं सर इनकी हिंदी देखो, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ये आप हिंदी में नहीं पढ़ सकते, इनको आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। बाकायदा इनके कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, या ये कह लीजिए ज्यादातर वर्ड्स ऐसे होते हैं उस पर गूगल ट्रांसलेट भी फेल हो जाता है, वो भी ट्रांसलेट करके नहीं देता कि इसका एग्जैक्टली हिंदी क्या होता है। इसलिए जैसा चल रहा है बस ये समझ लो कि कंसेप्ट हम समझ में आ गया, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती है, कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। सर ये तो हो गए सेप्रोफाइट्स, यानी ट्रू वास्तविक सेप्रोफाइट्स है। लेकिन इसी डिकम्पोजर में सर कुछ लोग और भी आते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि कुत्ता मर रहा है, अब कुत्ता मर रहा है तो हो सकता है कोई बैक्टीरिया उसमें आ गया हो, तो इसका मतलब ट्रू है। लेकिन सर कोई जीव मर जाए तो हो सकता है उसको कुत्ता खा रहा हो, बोलो हाँ या ना। कोई जीव मर रहा है, हो सकता है उसको चूहा खा रहा हो। तो इसका मतलब है कि असली में तो ये हैं, लेकिन कुछ और भी हैं जो डिकम्पोजर्स या डेट्रीवोर्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर वो होते हैं जो जो मरे हुए को खाते, जो मरे हुए को खत्म करते हैं, उसको हम लोग डेट्रीवोर्स या डिकम्पोजर कहते हैं। तो सर इसमें और भी लोग आते हैं, ये तो वास्तविक है, और कौन कौन से आएंगे? इसमें केंचुए हो सकते हैं, जिसे हम लोग अर्थवर्म्स कहते हैं। ठीक है, इसमें गिद्ध हो सकता है सर, वल्चर। क्या वल्चर डेट्रीवोर्स है? क्या मरे हुए को खाता है? अरे बिल्कुल सर, वल्चर हमने तो बचपन में देखा ही गिद्ध को किसी मांस के ऊपर टूट पड़ते हुए, मतलब इनका तो पूरा मतलब पार्टी हो जाती है इनकी तो। इसके बाद रैट्स भी हो सकते हैं, इसके बाद डॉग्स भी हो सकते हैं, है ना। वास्तविक ये हैं, हो ये भी सकते हैं। अब समझिएगा, जैसे ही वल्चर यानी गिद्ध की बात आती है वैसे ही दिमाग में कुछ और चीज भी निकल करके आती है। सवाल ये है कि क्या गिद्ध खत्म हो गया? एंडेंजर्ड है, लगभग खत्म होने की कगार पे पहुंच गए, ऐसा क्यों? आप कहोगे सर ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में डाइक्लोफेनेक नाम कर का एक केमिकल है, डाइक्लोफेनेक, ये दवाइयों में पाया जाता है। ये बेसिकली पेन किलर है, मतलब आपको पेन होता है तो हो सकता है आप डाइक्लोफेनेक ले रहे हो। सर डाइक्लोफेनेक ने क्या किया, जब इस जीव को खाया जिसके अंदर डाइक्लोफेनेक बहुत है, जीव को खाने से वल्चर्स ने क्या किया, उस जीव को खाया, उस जीव के अंदर डाइक्लोफेनेक की केमिकल की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। सर ऐसे कैसे बात करेंगे, उस पर भी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। तो वल्चर जो है वो क्या कर रहा है, जब ज्यादा खाएगा तो ज्यादा उसके इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, डाइक्लोफेनेक पहुंचेगा, और ज्यादा डाइक्लोफेनेक पहुंचेगा तो ये सर क्या कर रहा होता है कि उसका जो आंत होती है, उसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो रप्चर हो जाती है, यानी वो डैमेज हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये इंटेस्टाइनल रप्चर्स करता है। कौन रप्चर करता है? डाइक्लोफेनेक। तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर ने फिर आपसे सवाल पूछ लिया, बताइए गिद्धों के खत्म होने के लिए इनमें से कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी दवाएं रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर इज डाइक्लोफेनेक। सर अब ये बताइए कि ये क्यों होता है? देखो, जो कैटल इंडस्ट्री है ना बेटा, इंडस्ट्री यहाँ पर पशु वगैरह मवेशी वगैरह पाले जाते हैं। कैटल इंडस्ट्री के अंदर जो पशुओं को दवाइयां दी जाती है, उस पशुओं की दवाइयों में डाइक्लोफेनेक बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि अब डाइक्लोफेनेक को बैन कर दिया गया। होता था
तो सर डाइक्लोफेनेक इस कैटल इंडस्ट्री में यूज होता है। अब डाइक्लोफेनेक पशुओं को दिए जाते हैं। अब सर ये पशु मर गया, अब पशु मर गया तो इस पशु को किसने खाया? वल्चर ने। तो सर खा लिया तो क्या दिक्कत? अरे बेटा भूल गए, ये देखो 10% की एनर्जी फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है? मतलब सर, मतलब समझो, एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट छोड़ो, सीधे चावल पे आ जाओ। चावल है, ठीक है, मेरे पास कितना चावल है? मेरे पास 1 किलो चावल है। अब एक होता है पोल्यूटेंट्स। व्हाट इज पोल्यूटेंट्स? सर पोल्यूटेंट्स वो चीज होती है जो इंसानों को, जानवरों को नुकसान पहुंचाती है। जो एनवायरनमेंट के अंदर प्रदूषण है, जब वो ऐड हो जाते हैं हमारे खाने में, हमारे फूड चेन में, तो वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? डाइक्लोफेनेक एक पोल्यूटेंट्स है। पोल्यूटेंट्स मतलब जो इंसानों को, जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा। ये ऐड हो गया फूड चेन में, बिल्कुल ऐड हो गया। जब आपने गाय को दिया खाने के लिए तो फूड चेन में आना ही था। तो मान के चलो आपके पास 1 किलो चावल है, उस 1 किलो चावल के अंदर सिर्फ 1 ग्राम पोल्यूटेंट्स है। बोला हाँ सर। अब बेटा चावल को कौन खाएगा? चावल को खाएगा सर प्राइमरी कंज्यूमर। समझो इसको, चावल को कौन खाएगा? चावल को खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। एक बात बताओ, प्राइमरी कंज्यूमर क्या कितना चावल खाएगा? 1 किलो चावल तो खाएगा नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा 10 किलो चावल। समझ पा रहे हो? तो प्राइमरी कंज्यूमर ने कितना चावल खाया? 10 किलो चावल खाया, एक साथ नहीं, मतलब इंटरवल पे। मान के चलो पूरे महीने में उसने 10 किलो चावल खाया, तो एक बात बताओ उसकी बॉडी के अंदर कितना पोल्यूटेंट्स चला गया? जब 1 किलो में 1 ग्राम है तो 10 किलो में कितना हो गया? 10 किलो में तो सर 10 ग्राम हो गया। तो उसका मतलब है कि उसकी बॉडी में 10 ग्राम पोल्यूटेंट्स चला गया। अब प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो उस जीव को कितना खाएगा? चलो कि कैटल है, यहां पर मान के चलो हिरन है, हिरन ने 10 किलो चावल खा लिया तो 10 ग्राम उसके पास पहुंच गया। ऐसे कितने हिरन को खा लेगा सेकेंडरी, मतलब वुल्फ जो है वो ऐसे कितने हिरन को खाएगा? तो अब आप मान के चलो कहोगे कि सर ऐसे 10 हिरन खा गया, वो 10 डियर खा गया। 10 हिरन खाता तो एक हिरन के अंदर कितना पोल्यूटेंट था? 10 ग्राम। तो 10 हिरन के अंदर कितना होगा? 100 ग्राम। तो इसका मतलब 100 ग्राम पोल्यूटेंट्स किसके पेट में चला गया? वुल्फ के। वुल्फ के पेट में 100 ग्राम गया। अब आप जाइए टर्जरी कंज्यूमर पे, उसने कितने वुल्फ खत्म कर दिए? मान के चलो कि उसने 3 वुल्फ खत्म कर दिए, वो 3 वुल्फ को खा गया। तो 3 वुल्फ, एक वुल्फ के अंदर कितना पोल्यूटेंट्स था? 100। तो कितने पोल्यूटेंट्स पहुंच गया सर? 300 ग्राम पहुंच गया। ओके, अब आ जाओ टॉप लेवल प्रेडेटर्स पे। टॉप लेवल प्रेडेटर्स ने कितने वुल्फ खा लिए भैया? ये टर्जरी कौन है? टर्जरी मान के चलो कि आप कहोगे सर लेपर्ड है, तो उसने वुल्फ खा लिए। अब क्वार्टनरी में कौन है? टाइगर है। टाइगर ने कितने लेपर्ड खा लिए? मान के चलो कि उसने 1 महीने के अंदर सिर्फ 2 ही लेपर्ड खाए, तो एक लेपर्ड के अंदर कितना था? 300 ग्राम। 2 के अंदर कितना होगा? 600 ग्राम। समझ में आ गया कि एक चावल से जो 1 ग्राम पोल्यूटेंट्स आया था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ करके कितनी हो गई है? क्वार्टनरी तक आते आते 600 ग्राम हो गई, यानी आधा किलो से बेटा ज्यादा हो गई। तो सोचिए आधा किलो केमिकल जो है उसकी बॉडी में है। अब इसी से आपने अंदाजा लगाना है कि जो कैटल है, जो गाय है या भैंस है, जब सर उसको डाइक्लोफेनेक दिया गया तो डेफिनेटली परसेंटेज वाइज उसमें बहुत ज्यादा होगा। और सोचिए कि कैटल मरेगा, फिर उसको खाएगा, फिर उसको खाएगा, और इस तरीके से जब वल्चर, गिद्ध सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है, इसका मतलब सर इस फूड चेन के अंदर जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है उसके पास पोल्यूटेंट्स मैक्सिमम पहुंच रहा है। बोलो हाँ या ना? मैक्सिमम पोल्यूटेंट्स। अब ये बताइए कि क्वार्टनरी में कौन आता है? वल्चर सर इसी लेवल पे आएगा, इस लेवल पे आएगा, तो इसका मतलब ये है कि उसमें पोल्यूटेंट्स मैक्सिमम होगा। पोल्यूटेंट्स मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये है कि डाइक्लोफेनेक जो है वो मैक्सिमम खाएगा, और डाइक्लोफेनेक मैक्सिमम खाएगा, उसकी बॉडी के अंदर 1.5 किलो तक डाइक्लोफेनेक पहुंच सकता है। 1.5 किलो तक डाइक्लोफेनेक पहुंचेगा तो क्या होगा?
सर उसकी इंटेस्टाइनल रप्चर ही तो होगी। और यही वजह है कि हम लोग जो दवाइयां खाते हैं, जो पेन किलर खाते हैं, वो हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में ही खाना चाहिए। जो कहा जाता है ना कि भाई डॉक्टर की अमेरिका के अंदर जो है, आप दवाइयां ऐसे नहीं ले सकते जैसे हम इंडिया में दवाइयां ले लेते हैं। जाओ मेडिकल वाले के पास और बोलो कि यार मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, वो आपको दवाइयां दे देगा, पेन किलर दे देगा। अमेरिका जैसे देशों के अंदर अगर आपको दवाइयां लेनी है तो बकायदा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस की हुई पर्ची से ही दवाई मिलेगी। मतलब वहां बंदूक आपको आसानी से मिल सकती है लेकिन दवाइयां आपको आसानी से नहीं मिलेगी। ये अमेरिका का रूल है। लेकिन हम मेडिकल वालों के पास जाते हैं, बोला पेन किलर, और वो सबसे हाई डोज देता है। तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए। अब जैसे कुछ दवाइयां बड़ी कॉमन है, जैसे लाइक कॉम्बिफ्लैम। कॉम्बिफ्लैम बहुत कॉमन है। कॉम्बिफ्लैम जो है वो ये भी यही काम करता है। अब जैसे कि हम लोग, हमें कुछ फीवर हो गया, बुखार हो गया, पेन आ गया कुछ, कॉम्बिफ्लैम ले लो। तो कॉम्बिफ्लैम लेने से भी यही गड़बड़ होगी, हमारे जो लीवर है वो डैमेज कर सकता है। क्योंकि क्या हो रहा है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है। और यही इकट्ठा होते होते हमारी जो बॉडी है वो रेजिस्टेंस ना पैदा कर सके, प्रतिरोध ना पैदा कर सके। हो सकता है कि इंसानों के केस में भी इंटेस्टाइनल रप्चर्स हो, इंसानों के केसेस में भी जो है लीवर डैमेज हो। तो ऐसे चीजें डैमेज हो सकते हैं। मत सोचना कि भाई कॉम्बिफ्लैम तो नॉर्मल गोली है, चलते फिरते हम ले लेते हैं। अगर आप महीने में 2-3 गोली भी ले पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो बहुत हद तक चांस है कि आप लोग सेंसिटिव हो जाएंगे ओवर द टाइम। ओवर द टाइम सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि इन चीजों में डैमेज होने की कंडीशंस पैदा हो सकती है। तो भैया डाइक्लोफेनेक जब गिद्ध को नुकसान को पहुंचा रहा है, तो फिर आप समझिए कि हमें तो वो नुकसान पहुंचाएगा। सोचिए कि जो गिद्ध है, वल्चर है, उसके इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे बैक्टीरिया अवेलेबल हैं जो सड़े हुए मांस को भी पचा लेते हैं। सोचिए उसमें कितना ज्यादा बैक्टीरिया अवेलेबल होगा उस मांस के अंदर। उस मांस को भी अगर वो पचा ले तो सोचिए कितना हाईली एसिडिक वो वल्चर के उसके इंटेस्टाइन में केमिकल्स होंगे। सोचिए कि उसको भी डैमेज कर देते हैं। ये इतने ज्यादा इनकी एक्यूमुलेशंस, इनका इकट्ठा होना इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। समझ में आगे कहानी। ये है डियर जी आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी लेवल पे चीजें। ये है आपका बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कंजो ये प्रोड्यूसर्स, जिसको हमने दो हिस्सों में बांटा, फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस में। दूसरे लेवल पे हम आए, उसको हम लोगों ने नाम दिया हिट्रोट्रॉप्स, या फिर इसको हमने कंज्यूमर नाम दिया। कंज्यूमर का लेवल हमने देखा और हमने एनर्जी फ्लो देखा, लिंड्समैन लॉ देखा। तीसरे नंबर पे आए हम लोग डेट्रीवोर्स, जो कि बेसिकली मरे हुए चीजों को खत्म करते हैं। वो खत्म हो रहा है तो उसमें ही हम लोगों ने देखा जो वल्चर है, वल्चर को लेकर के प्रॉब्लम शुरू होगी, दैट इज द डाइक्लोफेनेक। और डाइक्लोफेनेक कैसे नुकसान करता है और उसने कैसे गिद्धों को खत्म कर दिया। और याद कीजिए कीस्टोन स्पीशीज, जब सबसे ऊपर लेवल का प्रेडेटर्स खत्म हो जाएगा तो बहुत संभावी है कि उससे नीचे आने वाले जो भी लेवल होंगे उनकी पॉपुलेशंस बढ़ जाएगी। उनकी पॉपुलेशंस बढ़ना एक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन एक लेवल से ज्यादा इनॉर्मस हो जाना मतलब सर पूरे इकोसिस्टम को डैमेज करेगा। ये ठीक वैसा ही जैसे इंसानों की पॉपुलेशन इस पूरी पृथ्वी पे बढ़ रही है। जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, देखिए इंसानों से ऊपर तो टॉप लेवल का प्रेडेटर्स तो है ही नहीं भाई। अगर हमारी स्पीशीज की बात करें, हम तो अभी तक सिर्फ जीव जंतुओं की बात कर रहे हैं। इंसानों के एक अलग से स्पीशीज की बात करोगे तो इंसान ही टॉप लेवल का प्रेडेटर्स है, वही सबको खाता है। लेकिन आप समझिए कि इंसान के बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने से सर रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम हो रहे हैं, जमीन कम हो रही है, जमीन का इकोसिस्टम है वो कम हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, आपका जो बारिश वगैरह, रेनफॉल वगैरह है उनमें प्रॉब्लम आ रही है। हम पोल्यूशन बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं। पोल्यूशन पैदा होने से ही तो आज आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं लोगों को लगी हुई। तो आज के टाइम पे भाई 30 साल का बंदा भी हार्ट अटैक से मर जाता है। तो समस्या जो है लिविंग स्टैंडर्ड में आ जाएगी, आ रही है, आ जाएगी नहीं, आ रही। ठीक है। ये तो था डियर जी बायोटिक कंपोनेंट्स। अब आ जाइए एबायोटिक कंपोनेंट्स पे। बहुत अगर इजी है। एबायोटिक कंपोनेंट सर ऐसे रिसोर्सेस जो उस एनवायरनमेंट को, उस इकोसिस्टम को तैयार करने में हेल्प करते हैं। और इस एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपको किसको लेके चलना है? सॉइल लेके चलना है। कहाँ है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स? ये रहा एबायोटिक कंपोनेंट। इस एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आपको क्या क्या लेके चलना है? इस एबायोटिक कंटेनेंट के अंदर सर हमें सबसे पहले लेकर के चलना है आपको टेम्परेचर को, तापमान को। सॉरी।
बहुत ही अच्छी बात है डियर रवि, क्लियर होना चाहिए। टेम्परेचर आ गया, उसके बाद टेम्परेचर आना है तो डेफिनेटली क्या आने वाली चीज है, लाइट आने वाली चीज है। लाइट के साथ साथ जो है नमी, मॉइस्चर, वो भी आएगा। मॉइस्चर के बाद आप लेकर के आओगे टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स, ये आ जाएगा। इसके बाद और किसे लेकर के आओगे, तो उसको देखो, न्यूट्रिएंट्स हो गया, मॉइस्चर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन के बिना तो सप्लाई काम नहीं चलेगा, ऑक्सीजन होगा, और सॉइल होगा। ये डियर जी एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो देख लेना एग्जामिनर ने सवाल क्या पूछा है, बायोटिक से, एबायोटिक से, एबायोटिक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो बायोटिक में कौन सी चीजें आती हैं। कहानी खत्म यहाँ तक की। यहाँ तक किसी तरह की दुख, दर्द, समस्या, प्रॉब्लम, यहाँ तक की तरक्की किसी तरह की समस्या तो बताइए। तो फिर आज की कहानी को हम यहीं खत्म करते हैं, इट्स ऑलरेडी 10 बज गए हैं। तो इकोसिस्टम पे बात कर रहे थे, बायोटिक एबायोटिक पे। आपका जो टॉपिक है, इकोसिस्टम में 3 तरह के इकोसिस्टम है, डिजर्टिक इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। मतलब जो जमीन के ऊपर इकोसिस्टम है वो भी पढ़ेंगे हम लोग, फिर पानी वाला इकोसिस्टम वो पढ़ेंगे, और फिर डिजर्टिक इकोसिस्टम जो जंगलों में इकोसिस्टम वो पढ़ेंगे। तो 3 तरह के इकोसिस्टम आपका सिलेबस का हिस्सा है, वो हम करेंगे कल। उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम कल। इसके बाद कौन कौन से इकोसिस्टम आते हैं, डाउट कोई भी नहीं है रवि वर्मा, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है बच्चा पार्टी करो, एंजॉय करो, इसको कॉपी नोट्स बनाओ अपने, बाकी नोट्स में आपको इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ, महेश यादव इनके नोट्स मिल जाएंगे। आप एक काम कीजिए, ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप सर्च कीजिए, इस नाम को। उस टेलीग्राम चैनल पे जाकर के जो पिछले 2 क्लासेस हुई हैं उनका पीडीएफ भी आपको कल ही मैंने फॉरवर्ड किया, वो मिल जाएगा। बाकी इस क्लास के ठीक बाद ही आपको आज का जो टॉपिक है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ठीक है बच्चा पार्टी करो, एंजॉय, 10 विदानियां।